In the name of Holy Allah, who is the most beneficent, the merciful. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. How are you all? Hope so you people are well and enjoying a very happy and beautiful life. Dear viewers, I welcome to all of you on my YouTube channel, Study Station. Ladies and gentlemen, as you are totally well aware that we were discussing one of the very important subject from BS English Semester 5, Russian literature. And in this subject, we were trying to cover some basic genres of literature, just as novel and plays. And before this video, we already have discussed a novel, and in this video, we will discuss a play, which is The Cherry Orchard. This is the name of the play, and it is one of the outstanding play which is written in Russian language, Russian literature. So today we are going to decode this play in this video. So let's discuss with the definition of a play. Basically, what is a play? A play is just like a drama. There is a bit similarity between drama and play. You can define both in the same way. A play is just like a drama written script performed on a stage through dialogues and actions is called a play. प्ले क्या होता है? एक ड्रामे की तरह ही होता है। लिखी हुई चीज़ होगी करैक्टर्स के पास, और करैक्टर्स उस लिखी हुई चीज़ को अपने डायलॉग्स और एक्शंस के थ्रू स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्ले। दिस इज़ कॉल्ड अ प्ले, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ प्ले। सो द प्ले दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ द चेरी ऑर्चर्ड। दिस इज़ द नेम ऑफ द प्ले। रशियन लिटरेचर के अंदर जी एक प्ले है जिसका नाम है चेरी ऑर्चर्ड। पहले इसको डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, फिर हम इंशाल्लाह आगे की चीज़ें देखते हैं। द चेरी ऑर्चर्ड। चेरी, फर्स्ट लेटर इज वर्ड इज द बेसिकली इज एन आर्टिकल विच हैज़ नो मीनिंग। द सेकेंड वन इज़ द मिडल वन, चेरी। चेरी इज़ द नेम ऑफ अ फ्रूट। ये एक फल का नाम है। यू माइट हैव सीन इट। ज़ाहिर सी बात है आपने ये देखा भी होगा। छोटा सा फ्रूट होता है जो पेड़ की शक्ल में मौजूद होता है और राउंड शेप इसकी होती है। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन्स द गार्डन, बाग। चेरी का जो बाग है वो बेसिकली कहते हैं चेरी ऑर्चर्ड, मीन्स के फल चेरी और उसका जो बाग होगा उसको ऑर्चर्ड बोलेंगे, चेरी का बाग। ये है जी इसका डिक्शनरी मीनिंग। अब आपको इसको समझने के लिए यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली ये 21वीं सदी चल रही है, तो इस प्ले को समझने के लिए यू हैव टू गो बैक 1 सेंचुरी बिफोर। एक सदी पीछे जाना पड़ेगा, तो आप 20वीं सदी के अंदर आ जाएंगे। तो जो 20वीं सदी है, इफ़ यू टॉक अबाउट रशिया, तो रशिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, ट्रांजिशन हो रही थी फ्रॉम अरिस्टोक्रेसी टू मिडल वन। जो अमीर और गरीब के दरमियान का जो तबादला था वो बेसिकली हो रहा था। इससे पहले जो हुकूमत हुआ करती थी, जो फैसिलिटीज़ हुआ करती थी, जो बोलबाला हुआ करता था, वो सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक लोगों के पास ही हुआ करता था। गरीब लोगों के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 20वीं सदी आ गई, तो जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स या सर्व्स भी आप उनको कहते हैं, मीन्स के जो देहाती लोग थे या गरीब लोग या जो काम करने वाले थे, उन्होंने इस चीज़ का इनकार कर दिया कि वाई आर वी आर इन्फीरियर, वो सुपीरियर, हम इन्फीरियर क्यों हैं? दे आर द ह्यूमन, वी आर द ह्यूमन, तो ये इतना फ़र्क ही क्यों है? तो यहाँ पे ना 20वीं सदी के अंदर एक क्लैश आया था, एक फ़र्क आया था, जो कि अमीरी और गरीबी का जो तज़ाद चल रहा था वो ख़त्म हो गया था। तो यही जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो आपको इस प्ले के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन इस प्ले को समझने से पहले आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर सेल्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर वक्त गुजरने के साथ साथ आप अपनी ज़ात को चेंज नहीं करते तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। दुनिया ऐसी ही है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए आपको अपनी ज़ात को चेंज करना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इन दिस प्लानट। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल जी, अगर आप आज पोलाइट हैं, रहम दिल है, काइंड हार्टेड है, हर एक बंदे को मोहब्बत से, रहम दिली से पेश आते हैं, तो एक वक्त वो भी आएगा कि जब लोग आपकी
इस रहम दिली का, मोहब्बत का, शफ़क़त का बड़े ही भयानक तरीके से इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। सो इट वुड बी बेटर कि भाई ठीक है, एक ज़िंदगी के अंदर फ़ेज़ आएगा तो आप उसको रहम दिली से आप उसको डील कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट फ़ेज़ के अंदर आपको अपनी ज़ात को, अपने करैक्टर को, अपनी नेचर को चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड इन दिस प्ले। और यही ज़िंदगी का एक निचोड़ भी है बेसिकली, अगर आप गहराई में जाके देखें तो। आज का दौर ही बिल्कुल ऐसा दौर है कि भलाई का ज़माना ही नहीं है। सो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यही चीज़ हम इस प्ले के अंदर समझेंगे। तो ये 2 से 3 चीज़ें थी दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग बिफोर रीडिंग दिस प्ले द चेरी ऑर्चर्ड। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट। So first of all, we will try to understand the short biography of the playwright who wrote this play, The Cherry Orchard. So the writer, the playwright is Anton Chekhov. This is the name of the playwright. Basically, he is a Russian. This is the Russian name. So that is why its pronunciation is a bit difficult. Anton Chekhov. His full name is Anton Pavlovich Chekhov. This is the full name of the playwright. He was born in 1860. 1860 में इनका जो जन्म हुआ था वो रशिया के अंदर हुआ था. And he died after the age of 44 years in Germany. पैदा किसी और कंट्री के अंदर हुए थे और मौत इनकी किसी और कंट्री के अंदर हुई थी. ही यूज़ टू राइट प्लेज एंड शॉर्ट स्टोरीज. अपनी ज़िंदगी के अंदर जो इन्होंने राइटिंग की थी वो 2 चीज़ों में की थी. सॉरी एक प्लेज लिखे थे और दूसरी मुख्तसर कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी. लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, जितने भी आप राइटर्स पढ़ेंगे अगर उनके रिलेटेड आप इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं दैट ही इज़ द प्ले राइट, ही इज़ द शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही इज़ द ड्रामाटिस्ट, तो उनको हम कहते हैं दीज आर द प्रोफेशंस. ये उनके पेशे हैं, ये उनके प्रोफेशंस हैं. लेकिन एंटोन चेखव साहब ने इनको एज ए प्रोफेशन यूज़ नहीं किया. ही हैड डन दिस फॉर द सेक ऑफ मनी. इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो सिर्फ पैसे की खातर लिखा. नॉट बिकॉज ऑफ द फेम, नॉट बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी, नो. इन्होंने जो कुछ भी लिखा बहुत जल्दी लिखा, बहुत जल्दी लिखा. मैं कि एक शॉर्ट स्टोरी लिखते, एक दिन में लिखते, एक दिन में उसको पब्लिश करवा देते कि भाई अगर मैं जितना जल्दी लिखूँगा उतनी ही जल्दी मुझे अर्निंग होगी, उतना ही जल्दी मुझे पैसा मिलेगा. सो ही हैड डन ऑल दिस थिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी. लेकिन इनका प्रोफेशन क्या था? बाय प्रोफेशन ही वाज अ फिजिशियन. ये एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, इलाज मुआवजा वगैरह किया करते थे. तो ये इनके बारे में जहन में रखिएगा. अब बेसिकली अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमारे लिहाज से ये दोनों प्रोफेशंस ही हैं, एक राइटर होना और दूसरा फिजिशियन होना. तो इन दोनों चीज़ों को मिला के एंटोन साहब क्या कहते हैं, मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ. कि डॉक्टरी या मेडिसन का जो मेरा प्रोफेशन है वो मेरी एक कानूनी बीवी की तरह है, लॉफुल वाइफ की तरह है. मीन्स कि वो मुझे, उसका कोई मसला नहीं है, वो मुझे कानूनी तौर पे मिली हुई है. बट लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस. लेकिन जो अदब है, लिटरेचर है, जो मैं लिखाई करता हूँ वो मेरी मिस्ट्रेस है, वो इलीगल मेरी वाइफ बनी हुई है. तो ये अपने दोनों प्रोफेशंस के बारे में एंटोन चेखव साहब कहते हैं. सो दिस इज़ द शॉर्ट बायोग्राफी बट इम्प्रेसिव बायोग्राफी ऑफ एंटोन चेखव हु इज़ एन रशियन प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्लाइड basically. Now come to the next. If we talk about the setting of this play, The Cherry Orchard, then we can say this play was set in 2 places. One is Russia and other is France. Basically जो पूरा प्ले घूमेगा वो एक ही कंट्री के गिर्द घूमेगा विच इज़ रशिया. लेकिन चूँकि थोड़ा बहुत हिंट जो दिया गया वो एक कंट्री फ्रांस का भी दिया गया और फ्रांस में एक शहर है पेरिस, उसका भी जिक्र होता है. दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड द बोथ प्लेसेस Russia and France as well. If we talk about the publication date of this play, then we can say this play was published in the early decade of 20th century, which means 1904. 1904 के अंदर द चेरी ऑर्चर्ड प्ले को पब्लिश करवाया गया था. Then the very basic one, very basic one, we know it is a part of a literature. लेकिन लिटरेचर के अंदर भी आगे कैटेगरीज आ जाती हैं. तो अगर चेरी ऑर्चर्ड का नाम आए तो उससे कोई आपका यॉनरा पूछे तो सो यू कैन से. अब यहाँ पे ना थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन आई थी, उसको समझ लीजिए. एंटोन चेखव साहब ने जब इसको पब्लिश करवाया, ही सेड दिस इज़ एन कॉमेडी. भाई ये एक कॉमेडी है. द चेरी ऑर्चर्ड ये एक कॉमेडी है एंड विद कॉमेडी इट इज़ अ फार्स एज वेल, FARCE फार्स.
ये कॉमेडी भी है और ये फार्स इज़ बेसिकली आल्सो अ काइंड ऑफ कॉमेडी। जब उन्होंने पब्लिश करवाया था, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं उन्होंने ह्यूमर को फैलाया हुआ, उनके डायलॉग्स कुछ मज़ा वाले थे, जिसकी वजह से एंटोन चीखव साहब ने कहा कि ये जो प्ले है इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉमेडी। लेकिन जिस बंदे ने, जिस एडिटर ने, जिस इंसान ने इसको पब्लिश किया था एक मैगज़ीन के अंदर, उसने जब ये स्टोरी पढ़ी, ही सेड दिस इज़ नॉट अ कॉमेडी, दिस इज़ बेसिकली अ ट्रेजेडी। जब आप किसी से कोई चीज़ छीन लेते हैं तो वो कॉमेडी नहीं बनता, वो एक ट्रेजेडी बनता है। तो इन दोनों को मिला के उन्होंने रख दिया, ठीक है जी, यू आर द राइट, आई एम राइट टू, सो वी विल गो विद ट्रेजिक कॉमेडी। तो इसका जो जॉनरा बना था वो ट्रेजिक कॉमेडी बना था। ट्रेजेडी भी है और ट्रेजेडी के साथ साथ कॉमेडी भी है। सो दिस इज़ द जॉनरा ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड प्ले। देन नरेशन, कहानी हम तक किस तरह पहुंच दी। क्या राइटर ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, क्या अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में बताया, या फिर एक सपोज्ड कहानी, इमेजिनेटिव कहानी, या किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसको वो नहीं जानता। सो डेफिनेटली दिस स्टोरी, दिस प्ले इज़ अबाउट थर्ड पर्सन नरेशन। कोई इमेजिनेटिव बंदे होंगे, स्टोरी होगी, उसके बारे में हमें पता चलेगा। द चेरी ऑर्चर्ड। न द वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजर पार्ट ऑफ द प्ले, द करैक्टर्स। जी, करैक्टर को समझ लेंगे तो ऑलमोस्ट आप इस स्टोरी को भी समझ लेंगे। तो ध्यान से देखते जाइए कि कौन कौन सा करैक्टर है और कौन कौन से करैक्टर का किसके साथ क्या रिलेशन है। जी, सो द वेरी फर्स्ट करैक्टर दैट वी हैव इज़ मिसिज लियोबोव रेनविस्की। दिस इज़ द नेम, द रशियन नेम, वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। मिसिज लियोबोव रेनविस्की, शी इज़ द फीमेल, औरत है जी, और मिडल एज है, मीन्स कि इसकी अच्छी खासी उम्र है। यू कैन गैस 60 और 60+, 60 साल या 60 साल से ज़्यादा इसकी उम्र होगी। सो बेसिकली अगर हम चेरी ऑर्चर्ड की बात करें तो चेरी ऑर्चर्ड जो बाग है उसकी जो ऑनर है, मालकिन है, वो ये खातून है। शी इज़ द प्रोटैगोनिस्ट एज वेल, हीरोइन एज वेल ऑफ दिस प्ले। इस प्ले की जो मरकज़ी किरदार है, हीरोइन है, मालकिन है, जो कुछ भी है, मीन्स के जो बड़ा लीडिंग करेक्टर है, सुपीरियर है, एक सेंट्रल करेक्टर है, वो बेसिकली रेनविस्की साहिबा हैं। अब इस औरत के बारे में एक चीज़ जहन में रखिएगा कि इसको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, बट लेविश ज़िंदगी गुजारने की, एक लग्जरियस लाइफ गुजारने की इसको फ़िक्र है। पीछे जो कुछ भी होता रहे, जितनी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती रहें, इनको उसकी कोई भी फ़िक्र नहीं है। सिर्फ इसने अपनी एक लग्जरी लाइफ गुजारनी। इफ़ यू लुक एट द वर्ड लियोबोव, लियोबोव एक रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है लव, मीन्स के मोहब्बत भरा इंसान। तो बेसिकली अगर नाम देखें तो इस करैक्टर के अंदर जो नाम है वो मोहब्बत भरा है। तो ये बेसिकली जिससे भी मिलेगी बड़ी ही रहम दिल, मुखलसाना तरीके से और बड़े ही सुकून वाले तरीके से बातचीत किया करती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट करैक्टर, मिसेस लियोबोव रेनविस्की। देन करैक्टर नंबर 2, यरमुले लोपाकिन। यरमुले लोपाकिन, पीछे वाला जो करैक्टर है वो सुपीरियर है, अरिस्टोक्रेटिक है। नाउ द सेकेंड करैक्टर इज़ लोपाकिन। लोपाकिन इज़ द इन्फीरियर वन। ये एक बिजनेस मैन है, लेकिन इससे पहले ये एक पीजेंट हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था, किसान हुआ करता था, गरीब हुआ करता था। इसने बहुत सी परेशानियां देखी, लेकिन जब खुदा किसी का हाथ पकड़े तो उसको अच्छे तरीके से थाम भी लेता है। गरीब था, एक बिजनेसमैन बना। अब इसके लिए बिजनेस ही सब कुछ है। जो कोई भी इससे रिलेशन बनाना चाहे, बात करना चाहे, ये उन तमाम चीज़ों में जो सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, चीज़ देखता है, वो अपने बिज़नेस की देखता है कि भाई मुझे इसमें क्या कुछ मिलेगा, मेरे बिज़नेस का इसमें क्या फ़ायदा होगा। ये हर एक चीज़ में सबसे पहले अपने बिजनेस को रखता है। ही इज़ जस्ट लाइक द सेम एज रेनविस्की। जितनी रेनविस्की खातून की एज है उतनी ही लोपाकिन की ही एज है, लेकिन ये उससे ज़्यादा नौजवान नज़र आता है। ये एक पॉइंट जहन में रखिएगा। नंबर 3, पीटर ट्रॉफिमोव। पीटर ट्रॉफिमोव, पीटर ट्रॉफिमोव इज़ द टीचर एंड फर्स्ट ही वाज अ स्टूडेंट, देन ही बिकेम अ टीचर। पहले ये एक तालिब इल्म था और उसके बाद ये एक टीचर ही बना इन वन ऑफ द लोकल यूनिवर्सिटी। जो रेनविस्की आपने खातून है, वो करैक्टर देखा है, उसका एक बेटा था जिसका इस नावल में, प्ले में तो जिक्र नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट दिया गया। तो उसका एक बेटा था, ग्रीशिया नेम का, इस तरह का कोई नेम है।
स्पेल तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये प्ले के अंदर नहीं दिए गए, लेकिन ग्रेशिया नाम का है। तो ये जो पीटर ट्रॉफीमोव है ये उसका टीचर था, मीन्स कि उसको पढ़ाया करता था। और ग्रेशिया जो है इसकी नॉवल प्ले स्टार्ट होने से पहले इसकी मौत भी हो जाती है। नंबर 4 वी हैव लियोनिड गायव। इसको आप गायव भी बोल सकते हैं और गायफ भी बोल सकते हैं। ही इज़ द ब्रदर टू रेनविस्की। जो हीरोइन है रेनविस्की, उसका जो भाई है उसका नाम है गायव। और ये बहुत ही सीरियस काइंड का एक करेक्टर है, बट विद हिज सिस्टर एंड विद हिज नीस। अपनी भांजी या भांजियों के साथ या अपनी बहन के साथ इसका रवैया संजीदा होता है। अदरवाइज़ और जिस किसी से भी ये मिलता है ना, इसका जो रवैया होता है वो संजीदा नहीं होता, बच्चा बन जाता है। उनके साथ कॉमेडी करना शुरू कर देता है, मजाक जोक वगैरह उल्टी पुल्टी हरकतें दूसरों के साथ करना शुरू कर देता है। बट व्हेन ही इज़ विद हिज सिस्टर और विद हिज नीस, तो इसका जो रवैया वो टोटली तौर पे चेंज हो जाता है। नंबर 5 वी हैव वरिया। वरिया इज़ द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ रेनविस्की। रेनविस्की की एक सौतेली बेटी है जी, अडॉप्टेड डॉटर है जिसका नाम है वरिया। शी इज़ 24 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ इन लव विद लोपाकिन, जो एक गरीब बिजनेसमैन है। मैं गरीब भी कह रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन भी कह रहा हूँ। तो देखें जी, पहले वो गरीब ज़रूर था लेकिन अब वो बिजनेसमैन हो चुका है, तो दोनों चीज़ों को मैं इसलिए कह रहा हूँ। वरिया रेनविस्की की एक बेटी है, अडॉप्टेड बेटी है, 24 साल की, और ये लोपाकिन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। एंड शी इज़ आल्सो द मैनेजर ऑफ द स्टेट ऑफ रेनविस्की। अपनी माँ की जो स्टेट है, चाहे बाग है, चाहे कोई महल है, चाहे कोई घर है, उसको जो मैनेज करती है वो वरिया ही करती है, ये ज़हन में रखिएगा। देन अनया। अनया इज़ द बायोलॉजिकल डॉटर, मीन्स के रेनविस्की की जो सगी बेटी है उसका नाम है अनया। अनया इज़ डीपली इन लव विद वाइट कलर। अनया सफ़ेद कलर का लिबास हमेशा पहन के रखती है, जो कि उसकी पाकीज़गी को शो करता है कि ये बहुत ही पाक लड़की है। एंड शी इज़ 17 ईयर्स ओल्ड। 17 साल की ये लड़की है। देन वी हैव बोरिस सेमियोनोव पिस्चिक। पिस्चिक नाम जहन में रखिएगा। पिस्चिक कौन है जी? पिस्चिक इज़ आल्सो अ लैंड ऑनर। जिस तरह रेनविस्की एक अमीर खातून है, उसी तरह पिस्चिक भी एक बहुत अमीर बंदा है। जिस तरह उसको नुकसान होता है उसी तरह इसको नुकसान होता है। अपना नुकसान जब पिस्चिक का होता है तो ये रेनविस्की के पास जाता है कि उसकी मदद की जाए। इवन कि वो भी कर्ज में है, डेट में है, लेकिन फिर भी वो पिस्चिक की मदद कर दी, बिकॉज शी इज़ अ काइंड हार्टेड वुमन। देन वी हैव चार्लट। चार्लट कौन है जी? अन्याज गवर्नेंस। जो रेनविस्की की बेटी है, सगी बेटी अन्या, उसकी जो गवर्नेंस है, उसका जो गवर्नेंस है वो चार्लट है, और ये उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। देन वी हैव द फिर्स। फिर्स इज़, यू कैन से, द मैन सर्वेंट ऑफ रेनविस्की। रेनविस्की का जो गुलाम कह लें या काम करने वाला कह लें वो है फिर्स। ये बहुत बुरा नेगेटिव कैरेक्टर है। ऑल्दो ही इज़ 87 ईयर्स ओल्ड। इस प्ले के अंदर जो सबसे बुरा कैरेक्टर है वो ये फिर्स है, लेकिन सबसे जो बदतरीन नेगेटिव किस्म का, मनफी किस्म का, वो ये फिर्स है, क्योंकि ये माजी की यादों में रहता है। नुकसान हो रहा है, वो औरत को, सेंट्रल कैरेक्टर को माजी की याद दिलाना शुरू कर दे कि माजी के अंदर हम इस तरह रहा करते थे, इतने अमीर थे, ये थे, फलां थे, ETC। मीन्स कि ये नॉस्टैल्जिया को जाहिर करता है। देन वी हैव याशा। याशा इज यंग मैन सर्वेंट ट्रैवलिंग विद रेनविस्की, लियोबोव रेनविस्की, सिंस लेफ्ट फॉर फ्रांस। याशा कौन है? याशा रेनविस्की की सर्वेंट है जी, और ये आदमी है बेसिकली। तो जहाँ जहाँ रेनविस्की जाती है ये उसके साथ ही होता है, मीन्स कि उसकी देखभाल करना, उसके लिए काम वगैरह करना, उसके साथ साथ रहना, जहाँ जहाँ वो जाएगी याशा उसके साथ ही होता है। एंड द लास्ट वन इज दुनियाशा। इसको दुनिया शाह भी आप कह सकते हैं, दुनियाशा भी कह सकते हैं। शी इज़ द फीमेल। शी इज़ आल्सो द मेड एट द हाउस ऑफ रेनविस्की। ये औरत है, ये भी नौकरानी है, और ये याशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। बहुत ज़्यादा नौकर है जी, क्योंकि सारे पीजेंट्स और सर्व्स होते हैं, इसलिए ये सारे के सारे नौकर ही हैं। सो दीज आर द 11 करेक्टर्स विच आर द पार्ट ऑफ दिस प्ले द चेरी ऑर्चर्ड। अब ये है जी करेक्टर्स, इनका रिलेशन जहन में रखिएगा तो फिर आपको स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं जी स्टोरी की। समरी होगी, बट इट वुड बी अ डिटेल्ड समरी। कोई भी चीज़ आपकी रहेगी नहीं, लेकिन एक यू कैन से
बुरी खबर ये होगी कि कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, आपको सुनना पड़ेगा और सुन के ही उसको लिखना पड़ेगा और उसी को ज़हन में रखिएगा। जी, तो किस तरह से स्टोरी का आगाज़ होता है, अब हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। जी, अब ध्यान से स्टोरी सुनिएगा। स्टोरी का आगाज़ किस तरह से होता है कि देयर वाज अ फाइन मॉर्निंग, एक बहुत ही अच्छी सुबह होती है, बहुत ही खूबसूरत सुबह का दिन होता है और उस सुबह एक पुरानी इमारत दिखाई जाती। ये इमारत रेनविस्की की ऑनरशिप के अंदर है। सुबह का वक़्त है, एक पुरानी इमारत दिखाई जाती है एंड देयर आर टू मैनी डोर्स इन दैट ओल्ड बिल्डिंग। उस इमारत के बहुत ज़्यादा दरवाजे होते हैं। अब बहुत ज़्यादा दरवाजे होना ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दरवाजे हैं, बेसिकली उस इमारत की बढ़ाई और चढ़ाई बताई गई कि वो इमारत कितनी बड़ी, कि उसको दरवाजे बहुत ज़्यादा है। सुबह का वक़्त है, पुरानी इमारत है, उस इमारत को बहुत ज़्यादा दरवाजे लगे हुए हैं। उन्हीं दरवाज़ों में से एक दरवाजे की तरफ हमें ले जाया जाता है और वो दरवाज़ा अन्या के कमरे की तरफ खुलता है। अब आपको अन्या का पता होना चाहिए कौन है। रेनविस्की की जो बायोलॉजिकल सगी बेटी है वो है अन्या। उस पुरानी बिल्डिंग में एक कमरा दिखाया जाता है और वो उसकी बेटी का दिखाया जाता है। अब उस कमरे की विंडो दिखाई जाती है और उस विंडो के बाहर का मौसम दिखाया जाता है। द वेदर इज़ चिली, बहुत ही ठंडा मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। उस अन्या के कमरे की खिड़की से हमें ये चीज़ें दिखाई जा रही। उस खिड़की के बाहर हमें एक गार्डन दिखाया गया है, द चेरी ऑर्चर्ड। उस घर के बाहरी बाग है एंड द होल ऑर्चर्ड इज़ फ्रोज़न। पूरा का पूरा जो चेरी ऑर्चर्ड है वो बर्फ़ की वजह से फ्रोज़न हुआ पड़ा है, जमा हुआ है। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट सीन दिखा दिया गया। सुबह का वक़्त है, पुरानी इमारत है, उस पुरानी इमारत को बहुत ज़्यादा दरवाजे हैं। बहुत ज़्यादा दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा अन्या के कमरे की तरफ खुलता है। अंदर एक खिड़की है, खिड़की से बाहर सर्द मौसम दिखाया जाता है और सर्द मौसम में दिखाया जाता है कि जो चेरी का बाग है वो मुकम्मल तौर पे जम चुका है। जी, अब वापस आ जाते हैं जी उस पुरानी बिल्डिंग में। पुरानी बिल्डिंग में देयर आर थ्री पीपल, देयर आर थ्री कैरेक्टर्स हु आर वेटिंग। 3 कैरेक्टर वहाँ पे खड़े हुए हैं। नंबर 1 इज़ लोपाकिन, नंबर 2 इज़ दुनियाशा एंड नंबर 3 इज़ वरिया। ये 3 करैक्टर हैं जी जो उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर खड़े हुए हैं एंड दे आर वेटिंग, इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी जो ऑनर है, लैंड ऑनर रेनविस्की, मिसिस लियोबोव रेनविस्की, वो घर वापस आ रही है। 5 साल का अरसा गुजर चुका है। 5 साल के अरसे के बाद वो जो लेडी ऑनर है वो वापस घर आ रही है। फ्रांस गई थी, फ्रांस पेरिस गई थी, पेरिस से वो वापस रशिया घर वापस आ रही है और ये 3 लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करते करते जो लोपाकिन होता है वो बताता है कि ये 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में रेनविस्की साहिबा कितनी बदल चुकी होंगी, वो ये सोचना शुरू कर देता है वहीं पे खड़ा खड़ा कि 5 साल पहले जब वो यहाँ पे थी, बाद में गई, तो जब वो यहाँ पे थी मेरा एक दफ़ा मैं गिर गया था और मेरा बहुत ज़्यादा खून निकला था। उन्होंने मेरा वो खून साफ़ किया था बिकॉज शी इज़ काइंड हार्टेड, शी इज़ लवली वुमेन। वो बहुत ही रहमदिल खातून हुआ करती थी। अब पता नहीं वो कैसी होंगी, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोपाकिन सोच रहे हैं। अब इतने में सोचते सोचते जो लियोबोव रेनविस्की है वो आ जाती है उस पुरानी बिल्डिंग में, उस घर में, चेरी ऑर्चर्ड में। आते साथ इनके साथ मिलती है। मिलने के बाद वो अपने बाग को देखती है। बाग को जब देखती है, शी सेड द नर्सरी। अपने बाग को देखने के साथ ही उसके मुंह से कुछ जुमले निकलते हैं और वह जुमले बहुत ही इमोशनल होते हैं। वो बाग को देख के क्या कहती है? द नर्सरी, ये वो जुमले कहती है। जब वो ये जुमले कहती है, इतने में उनका जो हमसाया होता है पिस्चिक, जो आपको बताया कि लैंड ऑनर है, वो भी इससे मिलने के लिए आ जाता है। पिस्चिक पिस्चिक अकेला नहीं आता, वो रेनविस्की का जो भाई है गायफ, उसके साथ आता है। अब उस घर के अंदर 6 से 7 लोग हो गए। 3 पहले मौजूद थे, फिर रेनविस्की आई, रेनविस्की के बाद हमसाया गायफ आया, गायफ के साथ उसका भाई रेनविस्की का आया जिसका नाम था, सॉरी, गायफ आया और पिस्चिक आया। तो ये 5 से 6 लोग उस पुरानी बिल्डिंग में खड़े हैं, एक दूसरे से मिल मिला रहे हैं और सारे के सारे दे आर वेरी मच हैप्पी। ठीक है जी, अब यहाँ तक वो खड़े हैं। अब यहाँ पे ना कुछ डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आती है ना वो लियोबोव रेनविस्की की आती है। उसके बारे में बताया कि डिटेल्ड बताया गया कि वो किस नेचर की खातून है।
अमीर है, अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारती है, बहुत ज़्यादा लेविश टाइप की ज़िंदगी गुजारती है, उसको किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। अब हुआ क्या था 5 साल पहले, 5 साल पहले ये अपने घर को और उस ऑर्चर्ड को, चेरी ऑर्चर्ड को गिरवी रख के चली गई थी। शी प्लेज्ड द हाउस एंड द ऑर्चर्ड टू गेट मनी। इसने बैंक से पैसा लिया था और बैंक से पैसा लेके ये फ्रांस चली गई थी, पेरिस चली गई थी, हर एक चीज़ गिरवी रख के। 5 साल के बाद वापस आई है और एक आसानियों वाली, आसाइशों वाली ज़िंदगी वहाँ पे गुजार के आई। जैसे ही अब ये यहाँ पे आती है, इसके घर की और गार्डन की जो मैनेजर होती है वरिया, शी सेड टू हर कि भाई हमने जो कर्ज लिया हुआ था, जो घर गिरवी रखा हुआ था, उसकी किस्त हमने बैंक को देनी है, लेकिन काफ़ी वक़्त से हम वो बैंक की किस्त नहीं दे रहे। यू नीड टू गिव अटेंशन टू इट। तो वो अपनी मालकिन से कहती है, अपनी माँ से भी कहती है कि तुम्हें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि काफ़ी वक़्त से हमने उस किस्त को अदा नहीं किया, वो जो मॉर्गेज था उसको हमने अदा नहीं किया। अब वरिया ये क्यों बताती है? क्योंकि वो मैनेजर है, उसको लगता है कि अगर ये चला गया घर या ऑर्चर्ड तो मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। तो वो उसको याद करवाती है कि अगर आपने किस्त अदा ना की तो ये घर नीलाम कर दिया जाएगा, इसकी बोली लगाई जाएगी, इसकी ऑक्शन होगी, क्योंकि हमने किस्त अदा नहीं की। ठीक है जी। तो उसको कोई फ़िक्र नहीं होती, वो रफ़ा दफ़ा करती, इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देती। लुपाकिन फिर उसको याद करवाता है, दूसरा जो नौकर कह लें, गरीब आदमी या बिजनेसमैन कह लें, वो भी रेनविस्की को याद करवाता है कि बैंक की तरफ से वी रिसीव्ड टू मैनी टेलीग्राम्स कि भाई आप वो मॉर्गेज पे करो, आप किस्त पे करो, अदरवाइज़ जो आपकी प्रॉपर्टी हम उसको नीलाम कर देंगे, उसकी ऑक्शन कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको बताता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। तीसरी दफ़ा लुपाकिन कहता है कि हमें एक टेलीग्राम मिला है, नोटिस मिला है बैंक की तरफ से, दैट इट वुड बी 22 अगस्त, 22 अगस्त को क्या होगा, रेडी टू बी सोल्ड, कि जो आपका घर होगा और जो आपका ऑर्चर्ड होगा, चेरी ऑर्चर्ड, उसकी नीलामी की जाएगी, उसकी बोली लगाई जाएगी। पे डेट, क्या तो उसकी बोली लगाई जाएगी, या फिर आपने जो कर्ज लिया हुआ है उस कर्ज को अदा करो। ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें बताता है लोपाकिन, और इसके साथ साथ वो रेनविस्की को एक मशवरा भी देता है। मशवरा क्या देता है? बड़ा ही अच्छा मशवरा देता है। लोपाकिन रेनविस्की को कहता है कि आप ऐसा करो कि ये जो गार्डन है ना, ऑर्चर्ड, इसके अंदर से चेरी ट्रीज़ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दो। चेरी को जब ख़त्म कर दोगे तो आपके पास एक प्लॉट बचेगा। उस प्लॉट के अंदर ना छोटे छोटे से कॉटेजेस बनाओ, छोटी छोटी सी झोंपड़ियाँ बनाओ, और उन झोंपड़ियों को आप रेंट पे दे दो। At least at the end of the month or at the end of the year you will get 20,000 रबल्स। रशिया की जो करेंसी है उसको रबल्स कहते हैं, कि आपको तकरीबन 20,000 रबल्स मिल जाएंगे। तो ये उसको मशवरा देता है। बट जो उसका भाई होता है गाइफ, वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। वो क्या कहता है? आवर इट ऑर्चर्ड इज़ इंसाइक्लोपीडिया, कि जो बाग हमें मिला है ये विरासत से मिला है, इसके ऊपर हमारा हक नहीं है। सो हाउ द हेल आर यू टू से दिस, के भैया हम इस बाग को ख़त्म कर दें, ये हमारे विरासत में मिली हुई चीज़, हम इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? तो जो रेनविस्की होती है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई यू आर द राइट, ये विरासत से मिली हुई चीज़ को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह की उनके दरमियान डिस्कशन चल रही होती है। अब इस डिस्कशन के बाद जितने भी कैरेक्टर्स आपको बताए, उनके बारी बारी बताया गया है कि वो किस किस तरह के, किस कैरेक्टर को किस से मोहब्बत है, वरिया को किस से मोहब्बत है, अन्या किस तरह की है, दुनियाशा किस तरह की, ईच एंड एवरी वन जो है ना वो यहाँ पे बताया गया, उनकी डिस्क्रिप्शन बताएगी। चाहे आप कैरेक्टर्स की डिटेल ले लें, चाहे इस पार्ट की डिटेल ले लें, बोथ आर द सेम, ये सारी की सारी सेम ही है। ठीक है जी। अब उनके दरमियान अफरा तफरी चली हुई कि किस तरह से चीज़ों को संभालें। तो वो जो गायफ होता है वो अपनी बहन को मशवरा देता है कि हमारी एक और बहन है, तुम उससे ना कुछ उधार लेके बैंक की जो किस्त है वो अदा कर लो, या तुम लोपाकिन से पैसे ले लो। तो वो एक आओ भाव वाली खातून होती है, वो इन लोगों को कुछ समझती नहीं कि लोपाकिन एक गरीब बंदा है, मैं उसे कर्ज लूँ, वाह बे वाह, ये कहता है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो इतने में लोपाकिन उनके पास आता है, उनको फिर एक वार्निंग देता है कि 22 अगस्त को ऑक्शन होगी, उस ऑक्शन में एक आदमी है जिसका नाम है डैरी गनार।
DERIGANOR, दरकिनार। ये ख्वाहिशमंद है जी, ये आपका महल, बिल्डिंग और जो ऑर्चर्ड है वो ये ख़रीदेगा। ये उनको बता देता है कि बेहतर होगा तुम अभी कुछ सोच लो। तो फिर जो गायब होता है वो अपनी बहन को एक खुशखबरी देता है कि उसको एक जॉब मिल रही है। बैंक की तरफ से उसको नोटिस है, इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब देन यू आर द मोस्ट वेलकम, कि मुझे बैंक से जॉब मिली है तो मुझे महीने का ना 6000 रबल्स वो देंगे। तो जब उसकी बहन सुनती है गायब कि ये कि गायब को नौकरी मिल रही है तो बड़ी परेशान होती है। वो उसको कहती है कि यू आर माई ब्रदर, वी बिलोंग टू अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और तुम नौकरी करोगे। ये उसको कहती है अपने भाई को कि हम अमीर लोग, हम इतने स्टेटस वाले लोग, और तुम नौकरी करोगे। तो कहते कि नहीं, तुम नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये अपने भाई को भी रोक देती। इतने में जो उनका हमसाया होता है ना, पिस्चिक, वो आ जाता है जी रेनविस्की के पास। उसको बताता है कि मेरी माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं कर्ज़ में डूब चुका हूँ, काइंडली मेरी मदद करे। तो जो रेनविस्की होती है ना, उसको कुछ पैसे दे देती। इसकी भी अपनी माली हालत देख लें, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरों की मदद करे। खैर जी, इसको जो कि तो नहीं रेंगती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, ये अपनी पार्टीज़ वगैरह वैसे की वैसे ही करती रहती है। इसको कोई फ़िक्र नहीं, ऑक्शन हो, बोली लगे, हालात ख़राब हों, या अपनी पार्टीज़ उसी तरह से करती रहती है। खैर जी, वो दिन आ जाता है, नीलामी का दिन 22 अगस्त आ जाता है। उस घर की, उस बाग की बोली लगाई जाती है, और बोली जो होती है सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। जो लोपाकिन कैरेक्टर होता है उस बोली में वो उस ऑर्चर्ड को और उस बिल्डिंग को ख़रीद लेता है। उसको जब नीलामी लगती है तो वो लोपाकिन ही वो बंदा होता है जो उसको ख़रीद लेता है। तो वापस आके बताता है, लेकिन उससे पहले जो रेनविस्की है वो लोपाकिन को ख़ुद ही भेजती है, और साथ अपने भाई गायब को, कि तुम लोग इस ऑक्शन में जाओ और कुछ बेहतर ही होगा। तो वापस जब आते हैं लोपाकिन, तो वो कहते हैं कि इस घर को और इस बिल्डिंग को, इस ऑर्चर्ड को मैंने ख़रीद लिया है। तो रेनविस्की बड़ी खुश होती है कि गुड गुड, ये तो अच्छी खबर है। तो लोपाकिन कहता है कि नाउ आई एम द ऑनर, हम अब यहाँ पे पीसेंट नहीं हैं, वी आर नॉट द सर्व्स। हम ही वो लोग थे जिनको तुम लोग पहले किचन में नहीं जाने दिया करते थे। तब आप लोग अमीर हुआ करते थे, आप लोग मालिक हुआ करते थे, और हमें कहीं जाने भी नहीं दिया करते थे। एंड नाउ वी आर द ऑनर्स, और अब आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो जब ये बात करता है तो सारे के सारे उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोरी है, प्ले है, द चेरी ऑर्चर्ड, वो ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ द शॉर्ट पीस ऑफ समरी, लेकिन डिटेल में थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द थीम्स, के किन थीम्स के गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती है। सोशल चेंजेस, समाज के अंदर तब्दीली, वो पहले ही हम बात कर चुके हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, अमीरी और गरीबी का, सुपीरियर और इन्फीरियर का, अरिस्टोक्रेसी, और ये जो गुर्बत है उसका जिक्र आपको मिलेगा। होप आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी के बाद उम्मीदी, जिस तरह वो मायूस होती है और एक उम्मीद लेके लोपा के अंदर अपने भाई को भेजती है ऑक्शन के अंदर। तो ये इसके अंदर है। लॉस, डेफिनेटली लॉस कुछ लोगों के लिए माने रखता है, कुछ लोगों के लिए माने नहीं रखता। ऑर्चिड का चला जाना, जो एंसेस्ट्री का एनसाइक्लोपीडिया था, उसको फिर भी फिक्र नहीं हुई। नॉस्टैल्जिया, फिर से जो होता है वो नॉस्टैल्जिया का करेक्टर निभा होता है, जो माजी के अंदर ही ज़िंदगी गुजार होता है। सो दिस वाज योर प्ले द चेरी ऑर्चर्ड। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। सो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।